नमस्कार। आज हम 2014 से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हाँ, ये एक ऐसा दौर रहा है जिसने भारत की नीतियों और कह सकते हैं उसकी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इशारा करते हैं आर्थिक सुधारों की तरफ, नई कल्याणकारी योजनाओं की तरफ। और साथ ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की कुछ प्रमुख वैचारिक प्रतिबद्धताओं के एक दिलचस्प मिश्रण की ओर। हाँ, तो इन स्रोतों के आधार पर हमारी आज की चर्चा का मुख्य फोकस रहेगा एक तो विकास पर जोर, जिसे विकासवाद भी कहा जा रहा है। हाँ, और भविष्य के लिए जो अमृत काल की एक रूपरेखा पेश की गई है वो और भी। साथ ही कुछ ऐसे वैचारिक और संवैधानिक कदम जिन पर काफी बहस हुई है। सही कहा। तो हमारा मकसद यही है कि इन नीतियों के पीछे की सोच क्या थी, उनके मुख्य पहलू क्या हैं और उनका असर क्या रहा। मतलब समर्थन और आलोचना दोनों, जैसा कि स्रोतों में भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ताकि भारत की जो हाल की नीतिगत यात्रा रही है उसकी एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए। सरकार का जो शुरुआती फोकस था वो विकास और बुनियादी ढांचे पर बहुत साफ दिखता है। हाँ, ये एक प्रमुख स्तंभ रहा है शुरू से ही। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इस पर काफी ध्यान दिया गया। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जैसे 2014 में मेक इन इंडिया पहलाई। हाँ, इसका लक्ष्य था कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, मतलब देशी विदेशी कंपनियों को यहीं उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़े और रोजगार भी पैदा हो। हाँ, रोजगार। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि क्या ये अपने लक्ष्यों में, खासकर वो जीडीपी वाला लक्ष्य, पूरी तरह कामयाब रहा। इस पर विश्लेषकों में थोड़ी मतभेद हैं। बिल्कुल। और इसी आर्थिक दिशा में एक और बड़ा कदम था 2017 में जीएसटी का लागू होना, वस्तु एवं सेवा कर। हाँ, जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर वाला विचार। हाँ, इसी विचार के साथ इसे लाया गया। इसने केंद्र और राज्यों के कई अलग अलग टैक्स को एक कर दिया, एक एकीकृत टैक्स व्यवस्था। मकसद था कि पूरे देश में व्यापार आसान हो, सामान सेवाएं सब बिना किसी बाधा के आ जा सकें। एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना। हाँ, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जमीन पर काफी काम दिखा। हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट्स, हाँ, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े एक्सप्रेसवे और रेलवे का आधुनिकीकरण भी, इन सब पर जोर रहा। ये सब बड़े पैमाने की परियोजना है। सही। और यहाँ एक पहलू है जो शासन के तरीके को बदलने में बहुत अहम रहा है, वो है वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण। हाँ, जिसे अक्सर जैम ट्रिनिटी कहते हैं। बिल्कुल। जनधन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी, इनका एक साथ इस्तेमाल। इसने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने में, मतलब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हाँ, उसको बड़े पैमाने पर संभव बनाया है। हाँ, और इसी जैम ट्रिनिटी ने, कह सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन तैयार की, खासकर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज तो भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में काफी आगे है। बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं कि इससे न सिर्फ कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, बल्कि सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार या लीकेज होता था वो कम हुआ है। हाँ, लीकेज कम हुआ और डिलीवरी ज्यादा कुशल हुई है। अच्छा। तो निश्चित रूप से ये सारी नीतियां मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। अर्थव्यवस्था को गति देना, व्यापार सुगमता बढ़ाना और सरकारी कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना। हाँ, और जैम और यूपीआई का असर तो खास तौर पर कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पर बहुत गहरा पड़ा है। हाँ, वो लीकेज वाले बात। हाँ, इसने बीच के लीकेज को काफी हद तक बंद किया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो आर्थिक सुधारों के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं पर भी एक नया जोर देखने को मिला। कुछ विश्लेषक इसे नया कल्याणवाद या न्यू वेलफेयरिज्म जैसा कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। इसमें डीबीटी की भूमिका तो हमने देखी ही, जैसे गैस सब्सिडी हो या राशन की सब्सिडी। पीएम किसान सम्मान निधि भी, पैसा सीधे बैंक खाते में। बिल्कुल। हाँ, और इसके अलावा कुछ बड़ी सामाजिक योजनाएं भी शुरू की गईं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन। हाँ, स्वच्छ भारत, इसका लक्ष्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। बिल्कुल। और इसके तहत करोड़ों की संख्या में घरेलू और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ। ये सिर्फ स्वच्छता का मुद्दा नहीं था। नहीं, ये गरिमा और स्वास्थ्य से भी जुड़ा था। सही कहा। इसी तरह उज्ज्वला योजना, उसके जरिए ग्रामीण और गरीब परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी पर एलपीजी कनेक्शन दिए गए। हाँ, उसका मकसद था जो लकड़ी या कोयले के चूल्हे का धुआं होता है, उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना।
खासकर महिलाओं के लिए, और पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना वो एक बहुत बड़ी पहल रही। हाँ, उसे तो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंडेड स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिना जाता है। हाँ, इसका लक्ष्य है गरीब और कमजोर तबकों के लाखों परिवारों को अस्पताल में इलाज के लिए एक तरह की वित्तीय सुरक्षा देना। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि इन योजनाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को मतलब सीधे तौर पर छुआ है, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। बिल्कुल। डीबीटी ने पारदर्शिता बढ़ाई और ये योजनाएं स्वास्थ्य, स्वच्छता, ईंधन जैसी मतलब बेसिक जरूरतों पर केंद्रित रहीं। और ये बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, जैसा कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया है। अच्छा, मतलब ये राजनीतिक समर्थन का आधार भी बन सकता है। हाँ, ये गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो विकास और कल्याण के साथ साथ विदेश नीति और राष्ट्र सुरक्षा के मोर्चे पर भी एक मुखर रवैया अपनाने की बात कही जाती है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू रहा है। जैसे पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट जैसी नीतियां सामने आईं, इनका क्या असर दिखा? देखिए, इन नीतियों का उद्देश्य तो था कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर हों और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध और गहरे हों। और वैश्विक मंचों पर? हाँ, वैश्विक मंचों पर भी भारत की भूमिका को ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाने की कोशिश देखी। जैसे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिल्कुल, हाँ, जैसी पहल का नेतृत्व करना। ये सब उसी दिशा में कदम थे। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात काफी सुनाई दी। हाँ, रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण पर जोर देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया। और दूसरे देशों से रिश्ते? हाँ, अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ रक्षा साझेदारी को भी मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। ये सभी कदम देखा जाए तो भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा लगते हैं। और इन सब के बीच भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण पेश किया गया, अमृतकाल। हाँ, अमृतकाल ये शब्द भारत की आजादी के 75वें साल के आसपास काफी चर्चा में आया। ये अगले 25 सालों के लिए है ना? मतलब 2047 तक के भारत के लिए एक विजन। बिल्कुल। और इस अमृतकाल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 5 प्रण यानी 5 संकल्पों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। अच्छा, ये पांचों प्रण कौन से हैं? जरा याद दिलाएं। पहला तो है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित राष्ट्र, ठीक है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा, देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करना। और पांचवा, हर नागरिक में अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाना। तो ये सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यही है कि अमृतकाल सिर्फ एक इकोनॉमिक टारगेट की बात नहीं करता। ये एक तरह से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान को फिर से परिभाषित करने का आह्वान भी है। ये 5 प्रण दिखाते हैं कि सरकार भविष्य के भारत को कैसा देखती है। एक ऐसा देश जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ा हो और दुनिया में एक आत्मविश्वास से भरी भूमिका निभाए। हाँ, बिल्कुल। तो ये था विकास, शासन और भविष्य की दृष्टि पर सरकार का फोकस। अब उस दूसरे पहलू पर आते हैं जिस पर हमारे स्रोत काफी विस्तार से बात करते हैं। हाँ, वो प्रमुख वैचारिक नीतियां और संवैधानिक बदलाव। बिल्कुल, खासकर जो 2019 के बाद ज्यादा प्रमुखता से सामने आए। जैसा आपने शुरू में कहा था, स्रोत बताते हैं कि इनमें से कई मुद्दे बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में लंबे समय से थे। हाँ, और इस कड़ी में शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा वो था जम्मू और कश्मीर से जुड़ा अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। हाँ, अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ था। हाँ, और साथ ही अनुच्छेद 35A भी समाप्त हो गया और राज्य का पुनर्गठन भी हुआ। हाँ, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर जहां विधानसभा होगी और लद्दाख बिना विधानसभा के। सरकार का पक्ष क्या था, मतलब उसका तर्क क्या था इसके पीछे? देखिए, सरकार का तर्क ये था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत में एकीकृत हो जाएगा, वहां विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, हाँ, और शासन में जवाबदेही आएगी। ये मुख्य तर्क थे। वहीं दूसरी ओर स्रोतों में इस कदम की आलोचना का भी जिक्र है, वो भी काफी विस्तार से। हाँ, बिल्कुल है।
आलोचकों ने जिस तरह से इसे लागू किया गया उस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन न होने की बात कही गई। हाँ, और संचार माध्यमों पर जो पाबंदियां लगीं, कई नेताओं की नजरबंदी हुई, उसको लेकर मानव अधिकारों और राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ी चिंताएं भी जताई गईं। ये निसंदेह एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव था। इसने जम्मू और कश्मीर की कानूनी और राजनीतिक स्थिति को बुनियादी तौर पर बदल दिया। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो तो शायद अभी देखना बाकी है। हाँ, वो अभी सामने आ रहे हैं, पर यहाँ हमें दो स्पष्ट पक्ष दिखते हैं। एक तरफ एकीकरण और विकास का तर्क, और दूसरी तरफ प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों पर केंद्रित चिंताएं। बिल्कुल। अच्छा, इसी वैचारिक दिशा में अगला कदम था 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित करना। हाँ, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। इस कानून ने क्या किया? इसने एक साथ 3 बार तलाक बोलकर, जिसे तलाक बिदअत कहते हैं, शादी खत्म करने की प्रथा को एक आपराधिक जुर्म बना दिया। क्रिमिनल ऑफेंस। हाँ, ये एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। इसने दोषी पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसका एक बैकग्राउंड भी है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही शायरा बानो मामले में इस प्रथा को असंवैधानिक करार दे दिया था। तो सरकार ने कानून क्यों बनाया? उनका तर्क क्या था? सरकार ने तर्क दिया कि ये मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी है। इसे एक प्रोग्रेसिव सोशल रिफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इस कानून पर भी बहस हुई। हाँ हुई। स्रोतों के अनुसार कुछ आलोचकों का मानना था कि तलाक जैसा एक सिविल मामला है, उसे क्रिमिनल कानून के दायरे में लाना गलत है। अच्छा। ये भी तर्क दिया गया कि ये कानून कहीं मुस्लिम पुरुषों को गैर अनुपातिक रूप से निशाना तो नहीं बना सकता, और इसके प्रावधान जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे अपराध बनाने का एक लेजिस्लेटिव कदम उठाया गया। हाँ, यहाँ भी 2 पक्ष नजर आते हैं। एक तरफ महिला अधिकारों और लैंगिक समानता का तर्क, और दूसरी तरफ आपराधिक प्रावधानों की जरूरत और उनके संभावित दुरुपयोग पर सवाल। सही। तीसरा अहम मुद्दा जो दशकों से भारतीय राजनीति और समाज के केंद्र में रहा है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण। हाँ, हालांकि इसका रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के ऐतिहासिक फैसले से साफ हुआ था। बिल्कुल, अदालत ने विवादित जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने के लिए दिया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया। सही। इसमें सरकार की भूमिका क्या रही? देखिए, सरकार की भूमिका फैसले को लागू करवाने और मंदिर निर्माण को कह सकते हैं सुगम बनाने की रही। हाँ, सरकार ने इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में मंदिर के भूमि पूजन में और फिर जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी प्रमुख भूमिका निभाई। हाँ, अब बात और भी रोचक हो जाती है जब हम इसके राजनीतिक और वैचारिक महत्व को देखते हैं। सही कहा। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के सबसे पुराने और शायद सबसे मजबूत वैचारिक वादों में से एक था। बिल्कुल। इसका पूरा होना पार्टी और उसके समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया, और इसे एक नए सांस्कृतिक और राजनीतिक युग के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया। निश्चित रूप से ये मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक स्थल के निर्माण तक सीमित नहीं था। ये दशकों की राजनीतिक लामबंदी और वैचारिक संघर्ष से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानूनी समाधान दिया और सरकार ने उस समाधान को जमीन पर उतारने में सक्रियता दिखाई, जो उसके मूल वैचारिक एजेंडे से सीधे जुड़ता है। सही। और अंत में एक और कानून जिसने देशव्यापी बहस और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। हाँ, वो था 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। ये कानून क्या करता है? ये कानून 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन करता है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 3 देशों से, हाँ, 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों। कौन-कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 6 समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। लेकिन मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। हाँ, यही मुख्य विवाद का बिंदु बना। सरकार का तर्क क्या था? सरकार का कहना था कि ये कानून उन पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों में सताए जा रहे अल्पसंख्यकों को शरण देने के मानवीय इरादे से लाया गया है।
और ये भारत की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका विरोध जोरदार हुआ। हाँ, बहुत जोरदार। स्रोतों में दर्ज आलोचनाओं का मुख्य बिंदु ये था कि पहली बार भारत के नागरिकता कानून में धर्म को आधार बनाया गया है। अच्छा। आलोचकों ने इसे भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र और समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया। उनका कहना था कि ये कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। हाँ, और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सीएए ने वास्तव में नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की मूल भावना को लेकर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। बिल्कुल, सरकार इसे मानवीय कदम बताती रही, जबकि आलोचक इसे विभाजनकारी और संविधान विरोधी मानते रहे। ये दिखाता है कि कैसे कुछ नीतियां समाज में गहरे वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये सभी कदम अनुच्छेद 370, 3 तलाक कानून, राम मंदिर निर्माण, सीएए ये दिखाते हैं कि सरकार सिर्फ आर्थिक विकास और शासन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि अपने मूल वैचारिक एजेंडे को भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। तो अगर हम इस पूरे दौर को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि दो मुख्य धाराएं साथ साथ चल रही हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक तरफ गवर्नेंस में सुधार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं का वितरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, जिसे कभी-कभी अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के नारे से भी जोड़ा जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ ऐसे निर्णायक कदम हैं जो बीजेपी के मूल वैचारिक मुद्दों से सीधे जुड़े हैं, जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक पर कानून, अयोध्या में मंदिर निर्माण को संभव बनाना और सीएए लाना। हाँ, इन कदमों का उद्देश्य, जैसा स्रोत बताते हैं, वो सिर्फ शासन चलाना नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्र राज्य की प्रकृति में एक बुनियादी दीर्घकालिक बदलाव लाना भी हो सकता है, जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप हो। तो इन सब का मिला-जुला मतलब क्या निकलता है? क्या ये दोनों धाराएं, विकास और विचारधारा, एक ही दिशा में जा रही हैं? अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि इन सभी कोशिशों को एक बड़े लक्ष्य के तहत पेश किया जा रहा है। और वो लक्ष्य क्या है? वो है 2047 तक, यानी आज़ादी के 100वें साल तक भारत को एक विकसित, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। तो विकास और बुनियादी ढांचा इसकी नींव है। हाँ, उसे नींव के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि वैचारिक और संवैधानिक बदलावों को राष्ट्र की पहचान और दिशा को मजबूती देने वाले कदमों के रूप में देखा जा रहा है। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल मन में उठता है जिस पे शायद आगे भी सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि विकास पर केंद्रित इन नीतियों और इन गहरे वैचारिक बदलावों के बीच लंबे समय में कैसा रिश्ता बनेगा? अच्छा, क्या ये दोनों मिलकर एक दूसरे को ताकत देंगे या फिर भविष्य में इनके बीच किसी तरह का टकराव या तनाव देखने को मिल सकता है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले सालों में नजर रखना दिलचस्प होगा।